दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारी किताबें हैं और जो हमारी लाइफ है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप हम देखते हैं। राजनीति में कैसे लोग चुनाव लड़ते हैं तो एक अलग सीन दिखता है, पैसे का क्या उपयोग है तो अलग सीन दिखता है, भ्रष्टाचार क्या है तो अलग सीन दिखता है। और हम जो पढ़ाते हैं वो बड़े आइडियल सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं कि वहाँ स्वतंत्रता, समानता, न्याय ऐसी वैल्यूज़ होने चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में चीज़ें चेंज हैं। ये एकदम स्थापित तथ्य है कि बाहर की दुनिया में शांति लाने के लिए हमें भीतर अपनी क्रांति लानी ही पड़ेगी और उसका एकमात्र मार्ग है। बचपन में जो मेरी मेमोरी में अभी भी है, जब मैं नेचर को देखता था, बादलों को देखता था, मेरे भीतर ये जिज्ञासा होती थी इसके परे क्या है। तो 2005-06 की बात है, एक विपश्यना कैंप में मैं गया और वो एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि सडनली मुझे लगा कि मुझे अनईजीनेस फील हो रहा है और डॉक्टर के यहाँ पहुँचा तो उन्होंने चेक किया तो बीपी काफ़ी हाई था, 220 तक पहुँचा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि इतने हाई बीपी में आप चल नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं नम्रता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में। दर्शकों, हर आत्मा की अपनी जर्नी होती है, अपना सोल प्लान होता है, अपना सोल पर्पस होता है, लेकिन सभी लोगों को ये बात नहीं पता होती है। जब वो ध्यान में आते हैं तभी वो इन सभी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही मास्टर से मिलने वाले हैं जिन्होंने राजनीति को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। इनका नाम है डॉक्टर रवि प्रकाश गुप्ता। ये यूपी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन सर्विस में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आज हम इनसे इनकी ध्यान की जर्नी जानेंगे और कैसे ये ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस बारे में भी जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि आपकी लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मेरी जर्नी शुरू होती है, मेरा जन्म चोपन सोनभद्र में हुआ। मेरे पिताजी वेटनरी डॉक्टर थे और मेरी माँ हाउसवाइफ हैं अभी। और मेरे फादर वेटनरी डॉक्टर थे, लेकिन उनका मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा। वो एक मैं कहूँ उन्हें कर्मयोगी, तो वो वैसे थे, अपने काम को लेकर के बहुत डेडिकेशन था और ध्यान वो करते नहीं थे, लेकिन जिस अवस्था में वो रहते थे वो ध्यान ही था कि वो पूरी तरीके से अपने काम में डूबे रहते थे। तो वो बचपन से मैंने देखा उनको और वो आज भी मुझे इंस्पायर करते हैं। तो मेरे मदर फादर ऐसे थे। मेरे 3 बहनें हैं और 2 भाई हम लोग हैं। बचपन की बात मुझे याद आती है, बचपन में जो मेरी मेमोरी में अभी भी है कि शुरुआती दौर में जब मैं नेचर को देखता था, बादलों को देखता था, सूरज को देखता था, दुनिया को देखता था, मतलब जब मेरी मेमोरी थोड़ा-थोड़ा समझने लगा तो मेरे भीतर ये जिज्ञासा होती थी इसके परे क्या है? इसके आगे क्या है? इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या हो सकता है? तो ये मेरे भीतर रहता था, इसके पीछे क्या है? बचपन में ही बहुत जब मैं छोटा था, 2-3 में शायद पढ़ता रहा होऊँगा, तभी मेरे भीतर ये सवाल आते थे और मुझे लगता था कि इसके पीछे क्या है? हमेशा जो विज़िबल है उसके पीछे जानने की मेरी बड़ी इच्छा रही और वह भी ट्रस्ट नहीं, बल्कि यूँ कहें कि उसके पीछे का साइंस क्या है, रीज़न क्या है, उन चीज़ों को जानने का मेरा टेम्परामेंट हमेशा रहा और उन्हीं चीज़ों पर मैं विश्वास कर पाता था जो कि वास्तव में जो हमारे भीतर प्रवेश करती हैं और उनको कहीं न कहीं हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये बचपन से मेरा स्वभाव रहा और धीरे-धीरे जब मैं बड़ा होने लगा तो उसके बाद पढ़ने लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 2000 में मैं जॉब में आया।
मेरी एजुकेशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई और उस दौरान भी पढ़ने लिखने की प्रक्रिया जारी रही और धीरे धीरे लाइफ में चेंज होना शुरू हुआ। मेजर चेंज अगर हम देखें ध्यान को अपने जीवन में, तो 2005-06 की बात है। एक विपश्यना कैंप में मैं गया और उस विपश्यना कैंप में वो मैंने सारनाथ में किया था। वो एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि बहुत डीप मैं नहीं जा पाया। पहले 3 दिन की आनापानसती ध्यान की जो 3 दिन तक चलता है, तो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हुई, लेकिन बहुत गहरे नहीं हो पाए। लेकिन ये है कि ध्यान की प्रक्रिया वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक ओशो कैंप हुआ था चांपा छत्तीसगढ़ में। वहाँ पे एक कैंप था। उस कैंप में एक सेशन था। उस सेशन में जब मैं बैठा तो उस सेशन में जो मेडिटेशन का इंस्ट्रक्शन था, ओशो के ही इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन को सुनते सुनते, उसमें जाते जाते मुझे बहुत भीतर से बहुत डीप फीलिंग हुई, बहुत अच्छा मुझे लगा। और जब लास्ट में मैंने उसमें सुना, तो उसमें ये बता रहे थे कि ये आनापानसती ध्यान है। तो बिना आनापानसती ध्यान का नाम सुने हुए भी वो सेशन मुझे बहुत गहराई में ले गया। मैं ये ध्यान का, मैं कह सकता हूँ, पहला अनुभव था। तो उसके बाद से उस कैसेट को लेकर के हम लोग लंबे समय तक मॉर्निंग में सेशन करते रहे। उस सेशन को आनापानसती ध्यान का जो वो उनका वीडियो था, उस वीडियो को हम लगातार करते रहे और वो हमें अच्छा लगता था। वो बहुत फीलिंग मुझे अच्छी होती थी, शांति महसूस होती थी। तो इस तरीके से हमारी जर्नी आगे बढ़ी। तो सर, विपश्यना की जर्नी आपकी शुरू हो गई, आगे आपने ओशो का कैंप अटेंड किया, आनापानसती ध्यान जो आप कह रहे हैं कि आपका शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन पीएसएसएम से आप कैसे जुड़े? पीएसएसएम से जुड़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि 2002 में मेरी शादी हुई और वो भी वर्किंग मेरी वाइफ हैं और मेरी एक बिटिया है जो स्पिरिचुअलिटी से इंक्लिनेशन है, जुड़ाव है और इस समय वो पढ़ाई कर रही है। तो इस तरीके से मेरी फैमिली है और मेरी कोशिश ये है कि मेरी बेटी इस दिशा में आगे बढ़े। 2017 में की बात है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा पत्री सर का कार्यक्रम था। 3 डे इवेंट थी। मुझे डेट अभी भी याद है, 2, 3, 4 मार्च, होली के ठीक बाद की बात है। तो एक हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, मैं था और हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, हमारे साथ हमारी कलीग हैं गीता रानी शर्मा। तो उनके साथ हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो ऐसे वॉक करते हुए जब हम जा रहे थे तो एक आनापानसती ध्यान का एक बैनर देखा, पोस्टर मैंने देखा। तो चूँकि बगल में ही था तो मैं वहाँ पे चला गया और मज़ेदार बात आपको बताएं कि वहाँ जाते ही वहाँ का जो सीन देखा, वहाँ की चीज़ें देखी। उसके बाद हम लोग घर नहीं गए, हम लोग वहीं पे रुक गए। बैनर से अट्रैक्ट होने का रीज़न था, एक तो आनापानसती ध्यान था, वो मेरे जीवन में थोड़ा बहुत तो चल ही रहा था। दूसरा अट्रैक्शन था वहाँ अंदर जाने के बाद जो एक्सेप्टेंस बैनर पे देखी कि उसमें बुद्ध भी दिख रहे हैं, तो महावीर भी दिख रहे हैं, तो उसमें कृष्ण भी दिख रहे हैं, तो उसमें हनुमान जी भी दिख रहे हैं। तो ये जो जितने भी मास्टर्स, कुछ मास्टर्स को मैं जानता भी नहीं था, जैसे महाअवतार बाबा जी और अन्य के बारे में मैं नहीं जानता था। तो वो जो एक्सेप्टेंस मुझे दिखी वो बैनर में ही, तो उसने मुझे बहुत अपील किया और मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे तो जाना चाहिए। और उसके बाद से पत्री सर से मुलाकात भी हुई, बातचीत हुई, कई कैंप में मिले। तो ये जो एक्सेप्टेंस उनकी हमें आज भी बहुत पसंद है कि जो उनकी वाइडनेस है, उनकी व्यापकता है कि वो सभी को एक्सेप्ट करते हैं, किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं। और ये चीज़ आज भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत लर्निंग का मेरे लिए इंस्पिरेशन वो होते हैं कि वो मैं सीखता हूँ उनसे
कि किस तरीके से हम सभी से सीख सकते हैं। वो सारे मास्टर्स के बारे में कहते हैं, आप इनको भी पढ़िए, उनको भी पढ़िए, जितनी भी स्पिरिचुअल साइंस की बातें हैं उसको पढ़िए। दूसरी बात जो अट्रैक्ट करती है मुझे कि स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली देखना, कि ट्रस्ट की तुलना में आप रीज़न को तलाश कीजिए कि उसके पीछे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो मुझे अट्रैक्ट करता है। कि हर चीज़ में वो कहते हैं कि विज्ञान जो उसके पीछे है उसको जानना चाहिए, और उन्होंने अपने जीवन में भी उसको अपनाया। तो ये दो चीज़ें हैं जो पत्री सर की मुझे बहुत पसंद हैं और अट्रैक्ट करती हैं। तो जब आप वो इवेंट में गए, आप कह रहे हैं कि आपको वहाँ का माहौल भी अच्छा लगा, तो आप वहाँ से जा ही नहीं पाए, कैजुअल वेयर में थे, वहीं पे आप चले गए। तो आपने पहली बार वहाँ पे बैठ के ध्यान का अनुभव लिया। हाँ। तो क्या कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? जो एक्सपीरियंस था वो निश्चित रूप से बहुत डेप्थ में, डीप में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें थी वो बहुत गहरे जीवन को प्रभावित की, बहुत अट्रैक्ट की। पत्री सर के उस इवेंट के बाद से एक मेजर चेंज हम लोगों की लाइफ में हुआ, और उसी दौरान गीता मैडम के कारण हम लोगों के एक मित्र हैं डॉक्टर एस.के. तिवारी BHU में, वो वहाँ पे एकेडमिक स्टाफ कॉलेज एक ट्रेनिंग सेंटर है, उस समय वो को डायरेक्टर थे। तो उनसे हम लोगों ने फ़ोन किया कि हमने पूछा कि कोई इवेंट हो रही है, तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे एक चल रहा है। तो उनसे हमने बात किया कि नहीं, एक सर हैं और उनका कार्यक्रम BHU में वहीं पास ही में था, वहाँ पे रखना है। तो मुझे लगता है कि एक दिन बाद या दूसरे या तीसरे दिन की बात है, वहाँ पे भी उनका कार्यक्रम रखा गया, तो उसमें भी सर का कार्यक्रम हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों की जो लिमिट थी तो वो हमने किया था। ये कार्यक्रम आप लोगों ने करवाया? जी जी जी। मतलब जी, एक ही दिन में आप इतने प्रभावित हो गए कि आपने उनका कार्यक्रम वहीं करवा दिया। जी, तो फिर जैसे आपने कार्यक्रम करवाया तो पत्री सर से बातचीत हुई आपकी? कैसी मुलाकात रही आपकी उनके साथ? मैं तो कहूँ कि उस मुलाकात मुझसे पहले गीता मैडम की हुई, गीता रानी शर्मा जी की। वो हमारी बड़ी हैं। तो उन्होंने जब पहली बार, मुझे याद है, वो बाहर में बाहर लाउंज जैसा था वहाँ पे थे और बाकी उनके साथ लोग थे। तो वो सामने गई तो उन्होंने शायद यही पूछा था कि कहाँ थे आप। तो उन्होंने जैसे वो यूजुअली रिएक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा आप कहाँ थे। तो इस तरीके से इंटरेक्शन हुआ। बस बहुत कुछ घट जाता है ऐसे में। तो इस तरीके से पत्री सर से मुलाकात हुई। आपको पत्री सर की कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? एक तो आपने बताया है कि एक्सेप्टेंस वो सारे मास्टर्स को साथ लेके चलता है, क्योंकि पत्री सर ने कहा है कि जिन जिन मास्टर से जो जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लो। इसके साथ साथ और कोई टीचिंग जो आपको पत्री सर की बहुत अच्छी लगती हो? पत्री सर की जो सबसे खास बात मुझे लगती है, जो सिंप्लिसिटी है, और आनापानसती ध्यान को जितने सिंप्लीफाई किया उन्होंने, और वो सबसे बड़ी बात मुझे दिखती है, और वो शायद सबसे बड़ी लर्निंग है। पत्री सर मिलावट कुछ नहीं करते हैं। उनकी बहुत खास बात है कि बहुत सिंपल, अपने ब्रेथ को जानो, ब्रेथ को देखो, आने जाने वाले श्वास, उच्छ्वास और निश्वास, इसी पर आप रहो। और शायद यही चीज़ है जो आपको बहुत कुछ देती है। लेकिन इसको मैं यहाँ कहूँगा, इसको जानना भी उतना आसान नहीं है। सर जितनी सिंप्लिसिटी से कहते हैं, इसमें जितनी गहराई है, वो गहराई पहुँचने में लोगों को जीवन लग सकता है। लेकिन मेरा गुरु की कृपा रही कि उसके अंश मात्र तक पहुँचने की दिशा उनसे मिली। तो पत्री सर की जो सिंप्लिसिटी है, सहजता है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। जी, तो सर जैसे अब ध्यान आपने पकड़ लिया, आपने एक दिन में इवेंट करा लिया, तो ध्यान तो आप ने छोड़ना नहीं था। तो ध्यान जैसे आपने करना शुरू किया, तो जैसे आपने कहा कि पहली बार में तो इतना गहरा नहीं हुआ। आगे चलकर आपके ध्यान के अनुभव अगर आप हमें बताएं कि क्या आपको डीप महसूस हुआ और कैसे-कैसे एक्सपीरियंस आपके मेडिटेशन के रहे? महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है
कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य, ये दो आयाम हैं जिससे हम अपनी साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पत्रीसर के बाद शुभांगी और हितेश वशिष्ठ का वो 9 दिन का कार्यक्रम था और उस 9 दिनों में मैं कह सकता हूँ कि वो रेगुलरिटी शुरू हुई और वो निरंतरता बनी। इसके बाद मुझे याद आता है कि एक कार्यक्रम था श्रेयांश डागा जी का 28 डेज़ का ऑनलाइन प्रोग्राम था। उसने भी बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि बहुत अनुभव मुझे अच्छे दिए और श्रेयांश जी के जो सेशन होते हैं वो उसमें भी साइंटिफिकली चीज़ों को देखने की जो टेंडेंसी होती है वह भी मुझे अट्रैक्ट की और वहाँ से चीज़ और ज़्यादा लाइफ में और गहराई में पहुँची। और चंद्रा सर के कई इवेंट हम लोगों ने ऑनलाइन सेशन 40 डेज़ के किए हैं, तो उसने बहुत इम्पैक्ट हमारे लाइफ में डाला और इस तरीके से धीरे धीरे कई लोगों का योगदान इसमें मैं देखता हूँ हमारे इस जर्नी में दिखता है। और सबसे बड़ा योगदान जो था वो यहाँ पे मैं जीके सर के बारे में कहना चाहूँगा कि एक ऑनलाइन इवेंट थी, यहीं पे कार्यक्रम था महायोग ध्यान कुंभ में, तो उनसे मिलना हुआ था। मिलना क्या, उनको सुना था पहली बार स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में, तो उस समय कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बनारस में कार्यक्रम हुआ था 2022 में, शायद 2022 या 21 में। वहाँ पे 3 दिन की इवेंट हुई थी चंद्रा सर की और उस इवेंट में वहाँ पे बहुत कह सकते हैं कि चंद्रा सर से मुलाकात हुई और बाकी मास्टर से मुलाकात हुई और स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में थोड़ा बहुत समझा, थोड़ा बहुत जाना। फिर वहाँ पे चंद्रा सर को हम लोग एक वहाँ पे सर्व सेवा संघ हुआ करता था, अब तो वो डिमोलिश हो गया है। वहाँ पे हम लोग ले गए और वहाँ हम लोगों ने सर से बात की कि सर यहाँ पे जो होलिस्टिक सेंटर आपके होते हैं वैसे सेंटर हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। वो सर्व सेवा संघ गांधी, ये विनोबा भावे जी ने उस सेंटर को इस्टेब्लिश किया था साधना की दृष्टि से। तो सर ने बहुत कहा कि नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है और चंद्रा सर से इस तरीके से थोड़ी सी निकटता हुई। उसके बाद 10 डे का कैंप हम लोगों ने लेवल 1 का वहाँ पे किया था सेम ईयर में। तो इस तरीके से स्पिरिचुअल टैबलेट से जुड़ाव हुआ और बाकी मास्टर से जुड़ाव हुआ, बाकी लोगों से थोड़ी और गहराई हुई और जीवन में स्पिरिचुअलिटी और साइंस और ये सारी चीज़ें और गहरी बढ़ती चली गई। हाँ, यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि वहाँ पे चंद्रा सर थे मॉडरेटर, तो चंद्रा सर का भी हमारे जीवन पे बहुत इम्पैक्ट रहा। बुक्स को लेकर के जो उनका नज़रिया है कि किसी भी टॉपिक पे कई तरीके से चीज़ों को तुम देखो, और 5W1H का जो उनका फार्मूला है बहुत नोन है कि हमें किसी भी चीज़ को जानने के लिए किस तरीके से हम उसको जान सकते हैं। तो क्वेश्चंस जितने फॉर्म के होते हैं उतने तरीके से देखने का नज़रिया होना चाहिए। वो कहते हैं कि 12 एंगल से हमें देखना चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ों को देखने समझने का जो नज़रिया क्या होता है वो स्पिरिचुअल टैबलेट और इन मास्टर से हमें देखने को मिलता है। तो सर, बुक्स की आपने बात की और आप प्रोफेसर भी हैं, तो बुक्स का जो रिलेशन है आपके साथ वो मजबूत तो होगा ही, लेकिन सर जो बुक्स स्कूल में पढ़ाई जाती है और जो बुक्स स्पिरिचुअलिटी की होती है उन बुक्स में काफ़ी अंतर होता है। स्कूल की किताबें हैं और जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनको साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं? नम्रता, यहाँ एक दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारी किताबें हैं और जो हमारी लाइफ है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप हम देखते हैं। और मैं अगर अपने सब्जेक्ट को ही लेकर के बात करूं तो आप
सोशल साइंस से हो सकता है आपकी स्ट्रीम भले कोई और रही हो, लेकिन 6th 7th 8th में आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, आपने उससे जुड़ी हुई चीज़ें कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, गवर्नमेंट पढ़ा होगा। लेकिन जो टेक्स्ट होता है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पाता है, और ये बहुत बड़ा आज के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा लैक है कि हम जो पढ़ते हैं और हमारा जो जीवन है, इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं देखने को मिलता है। आप पढ़ते हो 6 7 8 में हो कि हाँ 18 साल में आपको वोटर्स राइट मिलते हैं। जब आपको वोटर राइट मिलते हैं तो आपको किसको चुनना है, कैसे इलेक्ट करना है, आपको पता ही नहीं है। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की चीज़ होती है कि आज हमारा जो एजुकेशन है वो लर्निंग से ज़्यादा मेमोरी बेस्ड पूरा का पूरा सिस्टम है, और ये सिस्टम बच्चे को कनेक्ट नहीं करता है कभी भी उसको रियल लाइफ से। तो एक बच्चा पढ़ता तो है, वो एग्ज़ाम भी देता है, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद वो भूल जाता है क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस में नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि कैसे हम एजुकेशन को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकें, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बच्चे स्कूल से और इन चीज़ों से भागते रहेंगे क्योंकि उन्हें मज़ा नहीं आता है, देखने में नहीं आता है। सच बात है, जितना पढ़ाया जाना चाहिए उससे ज़्यादा उन्हें दिखाया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराए जाने चाहिए। तो ये अंतर मैं देखता हूँ कि ये बहुत बड़ा गैप है और इस गैप को दूर किए जाने की ज़रूरत है। दोनों तरह की किताबें लाइफ में रही हैं, और स्पिरिचुअल बुक्स को भी पढ़ता हूँ और अपनी भी बुक्स को पढ़ता हूँ, पॉलिटिकल साइंस की भी बुक्स को पढ़ता हूँ। लेकिन दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस हमें दिखता है कि जो हम सब्जेक्ट में पढ़ते और पढ़ाते हैं, वास्तविक जीवन में अलग बात हमें दिखती है। अगर हम अभी मैं चूँकि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि राजनीति में कैसे लोग चुनाव लड़ते हैं तो एक अलग सीन दिखता है, राजनीति में कैसे चुनाव जीतते हैं तो अलग सीन दिखता है, पैसे का क्या उपयोग है तो अलग सीन दिखता है, भ्रष्टाचार क्या है तो अलग सीन दिखता है, और हम जो रियल लाइफ है वो अलग है, और हम जो पढ़ाते हैं वो बड़े आइडियल सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं कि वहाँ स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ऐसे वैल्यूज़ होने चाहिए। लाइफ के हायर वैल्यूज़ को हम पढ़ाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में चीज़ें चेंज हैं। तो दोनों का अंतर जो होता है, ये अंतर कैसे दूर किया जाए, शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेडिटेशन एक ऐसी जगह है, ऐसा पॉइंट है जहाँ पे चीज़ें दूर की जा सकती हैं। राजनीति को भी अगर हमें सुधार करना है तो ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिसकी फाउंडेशन पे हम एक बेहतर दुनिया को बना सकते हैं। आज के समय में ये तो प्रूफ हो गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रूफ कर दिया है कि ध्यान से हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। PSSM के द्वारा तो इस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ध्यान कैसे हमारी बीमारियों को दूर करता है, कैसे मन पे काम करता है। तो वह तो एक पक्ष है, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये मानता नहीं हूँ, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि ध्यान ही वो मार्ग हो सकता है जो वननेस को ला सकता है। ध्यान ही वो मार्ग हो सकता है जो शांति को ला सकता है, क्योंकि अगर हमारे भीतर शांति होगी तो बाहर अशांति हो ही नहीं सकती है, वो संभव ही नहीं है। क्योंकि ये जो दुनिया है, ये जो रिलेशन है, चाहे परिवार है, चाहे समाज है, या राजनीति है, या स्टेट है, या वर्ल्ड है, ये सारा का सारा व्यक्ति से बनता है। अगर व्यक्ति के ही रिलेशन से वो बनता है तो व्यक्ति अगर शांत होगा तो बाहर अशांति कहाँ हो सकती है? ये संभव ही नहीं है। ये इलॉजिकल बात है कि हम तो शांत हों लेकिन हम बाहर की दुनिया में कुछ और है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा धर्म को लेकर के पर्सपेक्टिव है वो गलत है, कि हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम धर्म के नाम पर अच्छे वस्त्र पहनते हैं, हम बहुत अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं, या हम धर्म के फॉलोअर मानते हैं, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में जा कर के हम उतने ही अधर्मी व्यक्तित्व के हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक जगह धार्मिक हों और दूसरी जगह हम धर्म के मूल्यों से परे हो जाए? हम प्रेम है, अहिंसा है, न्याय है, इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं?
ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये होगा कि वास्तव में हमारे भीतर धर्म नहीं है, बाहर आवरण हो सकता है। हमारा चोला तो कुछ हो सकता है, हम कपड़े कुछ पहन सकते हैं, हमारे नाम कुछ हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो धर्म हमारे भीतर है नहीं। क्योंकि धर्म की ही बात करें तो मनुस्मृति में मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण कहे हैं, और वो भी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सारे के सारे जो मानवीय मूल्य हैं उनको ही धर्म को धारण करना कहा गया है। तो धर्म धारण करने की चीज है। तो अगर धारण हम करते हैं, और वो धारण करने का रास्ता एकमात्र ध्यान है। ध्यान से ही हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां हमारे भीतर कंपेशन उत्पन्न होता है, हमारे भीतर करुणा उत्पन्न होती है, हमारे भीतर प्रेम उत्पन्न होता है, हम आनंदित होते हैं, हम संतुष्ट रहना सीखते हैं, और हमारे भीतर अहंकार खत्म होना शुरू होता है। हम अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हैं। हम उसी अवस्था में जान पाते हैं कि इस दुनिया के हम एक छोटे से हिस्से हैं। हम इस दुनिया में बहुत बड़ा अहंकार लेकर के नहीं चल सकते हैं। सभी का स्थान है, अगर पशु पक्षियों का स्थान है तो पेड़ पौधों का स्थान भी है। हम सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। तो जो सेपरेशन होती है, जो वो सेपरेशन खत्म होती है, वो ध्यान में ही जा कर के होती है। हम सबके साथ एक होते हैं, और वो एकता जब हमारे भीतर आती है तो राजनीति में भी बदलाव होगा ही होगा। तो पीएसएसएम का जो पूरा का पूरा मूवमेंट है ध्यान प्रचार करने का, वही एकमात्र मार्ग हो सकता है जो दुनिया में सुख ला सकता है, शांति ला सकता है, और दुनिया को सुखमय और स्वर्ग बना सकता है। ऐसा मैं मानता हूँ। तो सर, आपने कौन कौन सी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ी है? मेरे जीवन में किताबें हमने बहुत सारी पढ़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली पुस्तक है तो वो है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच का संवाद है। ये एक शैव ग्रंथ माना जाता है, जिसमें देवी पार्वती भगवान शिव से ये सवाल करती हैं कि भगवान आप कौन हो, आपका रूप क्या है, और रूपों पर छाए लेकिन रूपों के परे जीवन क्या है, और इस पूरी की पूरी जो चक्र चल रहा है संसार का, इसकी धुरी क्या है, इसका केंद्र क्या है। इस तरीके के सवाल से ये ग्रंथ शुरू होता है, और इस ग्रंथ के शुरुआत के बाद भगवान शिव देवी पार्वती को 112 विधियां बताते हैं, और वो अंत में सवाल करती हैं कि हम इसमें कैसे प्रवेश करें, कैसे जानें। तो विधि की बात जब वो करते हैं तो पहली जो 8 विधियां हैं वो श्वास पर केंद्रित है, और वह उसका आधार जो पहला है आनापानसति ध्यान ही। हम सभी जानते हैं कि श्वास प्रश्वास की साधना हम लोग करते हैं, और ये 8 जो शुरुआती विधियां हैं सभी को, जितने भी हमारे मेडिटेटर्स हैं उनको इन विधियों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि तब हम पत्री जी को समझ पाएंगे। पत्री जी को समझने के लिए विज्ञान भैरव तंत्र की उन विधियों से भी गुजरना बहुत जरूरी है। वो एक्सप्लेनेशन है। विज्ञान भैरव तंत्र पे ओशो ने भी डिस्कोर्स दिया है, बहुत सुंदर सा डिस्कोर्स है उनका। तो वह किताब मुझे बहुत पसंद है, और उन्हीं की एक पुस्तक है ध्यान योग प्रथम एवं अंतिम मुक्ति। वह भी ध्यान पर बहुत अच्छी किताब है। वो किताब भी महत्वपूर्ण है, उसको भी पढ़ना चाहिए लोगों को, और उससे ध्यान को लेकर के हमारी जो समझ होती है वो गहरी होती है, और उसकी व्यापकता हमें ज़्यादा स्पष्ट हो पाती है। यहाँ पे जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि एक किताब पर मैं काम कर रहा हूँ, ध्यान राजनीति की आधारशिला, आत्मक्रांति से बाह्य शांति की खोज। इसको आप नाम से स्पष्ट होगा कि राजनीति का जो बेस होना चाहिए वो ध्यान होना चाहिए। ध्यान को अगर आधार बनाएंगे तो ध्यान सबसे पहला काम करता है, हमारे भीतर परिवर्तन लाता है, वो हमारे भीतर क्रांति लाता है। हम जो होते हैं वो बदलने शुरू होते हैं। तो अपने भीतर जो हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो प्रवृत्तियां हैं उनसे हम दूर होते हैं। जब हमारे भीतर क्रांति होती है तो दूसरा पक्ष हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन में परिवर्तन आता है।
हम प्रेम से जुड़ते हैं, हम करुणा से जुड़ते हैं, हम लोगों के साथ सद्भाव के साथ जुड़ते हैं, हम शांति में आते हैं। तो जब ये होगा तब बाहर शांति होगी। तो इस पुस्तक में इसी सूत्रों को खोजने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हम अपने भीतर परिवर्तन करके हम बाहर कैसे हम शांति ला सकते हैं, हम बाहर शांति की खोज करते हैं। ये एक गलत नज़रिया है। व्यक्ति तो वही है, लेकिन वो बाहर व्यवस्था बदलने की कोशिश करता है। हम समझौते करना चाहते हैं, हम तर्क करते हैं, संसद में या सभाओं में हम बहस करते हैं और हम किसी बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं। वैसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सच बात यह है कि बाहर जो अशांति है वो अशांति हमारे भीतर के कारण है। हमारे भीतर अगर अहंकार है तो हम दुनिया पर विजय पाना चाहते हैं, हम दूसरों को दबाना चाहते हैं, हम दूसरों का शोषण करना चाहते हैं। लेकिन हमारे भीतर जब अहंकार खत्म होगा तो हम पद और सत्ता और लालच से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो जब हम भीतर उस भाव में आएंगे तभी जाकर के हम बाहर भी प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, तभी हम दूसरों के प्रति सद्भावनापूर्ण हो सकते हैं। उसके पहले हो ही नहीं सकते हैं। संभव ही नहीं है कि हम भीतर न बदलें और बाहर बदलें। तो ये एकदम स्थापित तथ्य है कि बाहर की दुनिया में शांति लाने के लिए हमें भीतर अपनी क्रांति लानी ही पड़ेगी, और उसका एकमात्र मार्ग है ध्यान मार्ग है। सर, ध्यान के आपके थोड़े और अनुभव आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा भी हुआ कि कोई फिजिकल इलनेस आपको हुई हो और ध्यान के माध्यम से वो भी ठीक हुई हो? एक इवेंट हुई, मुझे 11-12 से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रही है, और वो भी किस्सा मज़ेदार है। आपको बताना चाहेंगे कि एक रात की बात थी कि मुझे सडनली मुझे लगा कि मुझे अनईजीनेस फील हो रहा है और मुझे वोमिटिंग सी लग रही थी। तो वोमिटिंग सी लग रही थी लेकिन हो नहीं रही थी। मैं रात भर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा, और वाइफ थी लेकिन मैंने उनको बताया नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं सुबह हुआ तो मैंने बताया कि यार बहुत परेशानी मुझे लगी और रात भर हम सो नहीं पाए, बहुत ज़्यादा अनईजी लग रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक डॉक्टर के यहाँ गए। तो उन्होंने कहा हम चलें, हम कहे नहीं हम चले जाएंगे। तो गाड़ी लेकर के उठा के मैं गया और डॉक्टर के यहाँ पहुँचा। तो डॉक्टर का जो असिस्टेंट था, भीड़ काफ़ी ज़्यादा उनके यहाँ थी, तो उनसे उसने मेरा बीपी चेक किया, एक बार चेक किया, तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर उसने चेक किया, और 2-3 बार उसने चेक किया। उसके बाद फिर उसने डॉक्टर को बुलाया, कहे सर आप देख लीजिए। तो डॉक्टर जब आए तो उन्होंने चेक किया तो बीपी काफ़ी हाई था, 220 और तक पहुंचा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि आपके साथ कौन आया हुआ है। हमने कहा कि मैं अकेला आया हूँ। तो कहें कि आप अकेले कैसे आ सकते हैं। हमने कहा अकेले आए हैं तो आपके सामने हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नहीं आना चाहिए था। हमने कहा मुझे दिक्कत हुई नहीं तो मैं आ गया। तो उन्होंने कहा कि कुछ उन्होंने प्रिकॉशन दिए, कुछ दवाएं वगैरह दी, और वो ये कहना चाह रहे थे कि इतने हाई बीपी में आप चल नहीं सकते हैं। और उसके बाद फिर खैर वो मेडिसिन थोड़ा सा इंटरप्टेड रहा। मैं बहुत रेगुलर नहीं रहा इस मामले में, मैं अपनी कमी मानता हूँ कि डॉक्टर की सलाह को मैंने माना नहीं। और लास्ट ईयर एक सेशन में था, सडनली मुझे लगा कि मैं अनईजी फील कर रहा हूँ, मेरा राइट साइड कुछ अजीब सा फील हो रहा है, कुछ अलग सा लग रहा मुझे लगा कुछ एनर्जी वगैरह कुछ मेरे भीतर आ रही है। तो लेकिन लगा कि एक ही साइड में क्यों एनर्जी जा रही है। तो फिर डॉक्टर के यहाँ लोग मुझे ले गए, इमरजेंसी में गए, और इमरजेंसी में मैं रात में 4-5 घंटे रहा। तो बीपी शूट किया था, उसके कारण क्लॉट बना था मुझे, और डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा रेस्ट रिलैक्स कीजिए।
लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि उस सिचुएशन में भी मैं मेडिटेशन का ही ये मैं प्रभाव कहूँगा कि उस कंडीशन में भी मैं कॉन्शियस था और किसी तरीके का पैनिक मेरे भीतर नहीं था। और शायद ये कह सकते हैं कि जो कुछ ज़्यादा गंभीर हो सकता था वो नहीं हुआ। और उसका इफ़ेक्ट ये रहा कि थोड़े बहुत असर तो मेरे ऊपर हैं, लेकिन वो मेरी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किए। तो ध्यान का ये प्रभाव तो दिखता है और मेजर इलनेस मुझे अभी तक तो याद नहीं आती है। जी। तो सर जैसे पत्री सर ने ध्यान के साथ-साथ पिरामिड्स भी हमें दिए हैं। हाँ। एक बहुत बड़ा टूल हमें दिया है कि जिससे हम ध्यान की जो ऊर्जा है उसे 3 गुना ज़्यादा वृद्धि कर हाँ। सकते हैं। तो क्या आप पिरामिड्स का उपयोग करते हैं? मेरे घर में एक छोटा-सा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो मैंने 5 बाई 5 का एक ज़ोन बनाया है पिरामिड के लिए। पिरामिड ही बना हुआ है और उसमें कुछ मित्र बनारस में आते हैं और उसमें ध्यान करते हैं। और इसके अलावा भी मेरे ज़हन में है कि पिरामिड का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और लोगों के जीवन में पिरामिड आए। और इस तरीके से पिरामिड पे काम चल रहा है और कोशिश ये है कि इसको हम और फैला सकें और बढ़ा सकें। जी, सर जैसे आपने बोला कि घर पे ही आपने वो ध्यान जी। केंद्र बनाया हुआ है। हुँ। इसके साथ-साथ और किस तरीके से आप ध्यान का प्रचार करते हैं? इसके अलावा हम लोगों का एक ग्रुप है द व्योम ग्रुप ट्रस्ट, जिसके माध्यम से हम लोग ध्यान प्रचार करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीप्ति नडेला मैडम लास्ट ईयर आई थी, बनारस में कार्यक्रम हुआ था। तो उसके बाद से हम लोग हर बुधवार को किसी के घर पे ध्यान के लिए मिलते हैं और प्रायः हम लोग प्रयास करते हैं कोई ना कोई नया व्यक्ति रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनके परिवार में ध्यान पहुँचेगा। तो एक वो चीज़ चल रही है। दूसरे ऑनलाइन सेशन हम लोगों के चलते हैं और उसके माध्यम से ध्यान प्रचार होता है। गांव में भी हम लोग ध्यान के लिए जा रहे हैं। हम लोगों की कोशिश होती है कि रविवार को कहीं ना कहीं जाएं और इसको और ज़्यादा विस्तार करने की योजना हम लोग की चल रही है। इसके अलावा जहां अवसर मिलता है हम लोग ध्यान के लिए ज़रूर जाते हैं। जी, सर आप प्रोफ़ेसर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी ध्यान सिखाते हैं? हाँ, निश्चित रूप से मैं ध्यान का जब भी मौका मिलता है हम ध्यान उनको सिखाते हैं। अभी एक ऑनलाइन सेशन 21 डेज़ का मैं कर रहा हूँ, बच्चों के साथ ही कर रहा हूँ और उसमें बच्चों के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं। और मैंने उनको कुछ टास्क दिया हुआ है कि हमें ये अचीव करना है और इसको अचीव करने में आपको ध्यान के आधार पर शुरू करना है। और ध्यान के एक्सपीरियंसेस के कारण जो बच्चे जुड़े हैं वो कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है ना कि उनको क्या लाभ पहुंचा रही हैं चीज़ें। और चूँकि हमारी सोसाइटी में ध्यान को लेके, योग को लेकर के बहुत प्राथमिक रूप से एक्सेप्टेंस उस रूप में नहीं दिखती है। आप लोगों को, यंग बच्चों को देख कर के लगता है कि नहीं, कितना बड़ा असर हो सकता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे उससे जुड़ें और मैं उनको कोशिश करूँगा कि वो और ज़्यादा उनके जीवन में ध्यान नियमित हो पाए और उनके जीवन में बदलाव आए। सर तो ध्यान आप कर रहे हैं, ध्यान का प्रचार प्रसार भी आप कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि रियल लाइफ बच्चों को सिखाने में आप उनकी हेल्प कर रहे हैं कि रियल लाइफ के मोरल्स क्या है और उसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि जब हम अपने अंदर से जुड़ पाएंगे तभी बाहर शांति आ पाएगी। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी एक मैसेज ज़रूर दें। दर्शकों को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि एक आज के समय में राजनीति को एक खराब चीज़ मानी जाती है और मैं कहूँगा कि राजनीति अच्छी चीज़ है। राजनीति वही है, जैसे हम अपने जीवन को बदलते हैं, जैसे हम घर की व्यवस्था को ठीक करते हैं, वैसे ही राजनीति है, वो बाहर की व्यवस्था को ठीक करने का एक माध्यम है। तो उस माध्यम में लोगों को जोड़ना चाहिए, उसको जानना चाहिए और ध्यानी व्यक्ति और अच्छे लोगों को अवश्य उसको जानना समझना चाहिए,
उसमें भागीदार बनना चाहिए और उसको भागीदारी करने से समाज बदलेगा, देश बदलेगा, विश्व बदलेगा, तो उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। और इस दुनिया में हम आए हुए हैं, आज का जो जीवन है हमें वो किसी के कारण मिला हुआ है, ये दुनिया है वो किसी के कारण मिली हुई है। तो अगर ये दुनिया सुंदर हमें मिली है तो इस सुंदर दुनिया को थोड़ा सा और सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है या हमारा दायित्व है। तो उसको थोड़ा और सुंदर बनाएं और अच्छा बनाएं और ध्यान बढ़ाएं, अपने जीवन में ध्यान लाएं, दूसरों के जीवन में ध्यान लाएं, जिससे कि व्यक्ति बदले और उससे समाज, विश्व बदले और राजनीति अवश्य बदले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, जैसा कि रवि सर ने कहा कि शांति की खोज बाहर नहीं, हमें अपने भीतर ही करनी है और उसके लिए हमें ध्यान के मार्ग को अपनाना होगा। जब हम ध्यान और अध्यात्म से जुड़ते हैं तो हम अपने भीतर की गहराइयों में जा पाते हैं और उन गहराइयों के माध्यम से ही हम बाहर भी शांति ही स्थापित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे PNC ऐप को भी डाउनलोड करें। नमस्कार।